नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। दोस्तों, हमारा जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है जो है, उस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि उस देश को संविधान को लिखा नहीं गया है। हमारे भारत के भी संविधान को लिखा गया, पाकिस्तान का भी संविधान लिखित है, यूएसए का भी संविधान लिखित है, लेकिन जो यूके का संविधान है वो अलिखित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इसमें से छांटना है कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं, यानी कि डीपीएसपी नहीं है। दोस्तों, हम बात करें डीपीएसपी की तो हमारे 36 से 51 तक भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है और उसमें मादक पेयों के उपयोग का निषेध करना हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है। गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना ये भी हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है। लेकिन जो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना है, ये हमारे डीपीएसपी में नहीं है, बल्कि हमारे मौलिक अधिकारों में लिखा है अनुच्छेद 21 में कि 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना उसका मौलिक अधिकार होगा। हालांकि यहाँ पे 16 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। यानी कि ऐसा 4 शब्द हैं दोस्तों आपके सामने, इसमें से एक शब्द कौन सा है जो 1976 में संविधान संशोधन जो हुआ था 42वां, उसके माध्यम से उसको हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। तो दोस्तों, गरिमा शब्द जो है ये हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया, पहले से ही हमारे संविधान में है। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सा नहीं है, यानी कि चार कथन दिए हैं दोस्तों, इसमें से छांटना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल सही दोस्तों, जो के.एम. मुंशी जी थे ये हमारे संविधान का प्रारूप बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और प्रारूप बनाने की समिति के एक सदस्य भी थे। बी ऑप्शन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का स्वीकार किया गया। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सी ऑप्शन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। बिल्कुल सही दोस्तों, बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट के अनुसार ही 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति का प्रस्तुत किया गया था। डी ऑप्शन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। दोस्तों, संविधान में जो मूल अधिकार हमारे 12 से 35 तक दिए गए हैं, जो कि भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, इनका जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ना कि राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। दोस्तों, ये 2 शब्द कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल, इसे कई नामों से जाना जाता है, उसमें शामिल किया गया था। तो कौन सा शब्द है दोस्तों? जो हमारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में सम्मिश्र यानी कि संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में किस प्रकार किया गया है। तो दोस्तों, जो भारत का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है वो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ बताता है। यानी कि भाग 1 में यही कहा गया है, भाग 1 में यही कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 जो है हमारा वो राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है हमारे भारत को। यानी कि भाग 1 में यही कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो कि कब अपनाया गया था, तो ये हमारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो दोस्तों शासन की संघीय प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो हमारा जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से हमारे शासन की संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा जो थी वो कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आती है, उसी के माध्यम से हमारे संविधान सभा को गठन किया गया था, यानी कि संविधान सभा हमारी गठित हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब डेली 25 क्वेश्चन का एक सेट समझ लीजिए, आप लोग इसे डेली एक कराएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से कितने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। यानी कि भारतीय संविधान सभा जो थी, हमारी संविधान की रचना जो थी, उसमें कौन सा ऐसा, 4 ऑप्शन है, जिसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे संविधान पर गंभीर प्रभाव छोड़ा था। तो दोस्तों भारत शासन सरकार अधिनियम जो कि हमारा 1935 है, यही हमारे संविधान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था। यानी कि ज़्यादातर जो संविधान में जोड़े गए हैं, हमारे संविधान 1935 के से ही लेकर जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बताना है भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र का यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय की थी क्या थी। दोस्तों जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो उस समय भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो उस समय जो हमारी संवैधानिक स्थिति थी एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। कैसी थी? एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, 4 ऑप्शन में छांटना है कि भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है। तो भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है कि दोस्तों जो यहाँ का राज्याध्यक्ष होता है, यानी कि जो सर्वोच्च नागरिक होता है, जिसे हम भारत राष्ट्रपति कहते हैं, उसका चुनाव होता है। हालांकि उसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन चुनाव तो होता ही है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में किसके पास होती है। गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार यानी कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो हालांकि हमारी जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका के शक्ति के संपादक होते हैं, लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, तो हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यानी कि दोस्तों किस देश से एकल नागरिकता को अपनाया गया है हमारे संविधान में। तो जो इंग्लैंड के संविधान से हमारे देश में भारतीय एकल नागरिकता को अपनाया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। यानी कि दोस्तों हमारे संविधान में जो भारतीय महासंघ की योजना है वो किसके संविधान से ली थी, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा आधारभूत अभिलक्षण है जिन्हें हम 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं कर सकते। तो कौन सा है जिसे हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं जिसमें।
तो जो हमारी संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय शासन प्रणाली है, उसमें हम लोग जो है यानी कि संसद भी संशोधन नहीं कर सकती है, यानी कि हमारी सरकार उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों हमारे संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से ली गई है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे भारत का संविधान है, यानी कि अधिक नम्य और लचीला, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं थोड़ा सा लचीला थोड़ा सा कठोर, यानी कि संशोधन भी कर सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है कि हम लोग संशोधन कर दें उसमें। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार यानी कि प्रियम्बल के अनुसार भारत की सही नामावली है। दोस्तों यानी कि भारत को सही नामावली प्रस्तावना के अनुसार किस तरह दर्शाया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना के अनुसार किस तरह दर्शाया गया है? तो प्रस्तावना में साफ सही यही कहा गया है, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? यानी कि दोस्तों मौलिक अधिकारों को जब लागू कराना हो तो न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो न्यायालय द्वारा समादेश, जिसे हम लोग रिट कहते हैं, जो कि न्यायालय हमारी 5 रिट जारी करती हैं, उसी से जो है हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उससे हम लागू करा सकते हैं, छीना जाता है तो लागू करा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी समादेश रिट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी रिट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा कोई कार्य ना किया जा मतलब नहीं कराया जा रहा हो उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कौन सी रिट है? तो दोस्तों हमारा जो मैंडेमस की रिट है, यानी कि जिसे हम लोग परमादेश कहते हैं, उसके तहत आप जो है किसी को कार्य कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा प्राधिकार है यानी कि जो न्यायालय जो रिट जारी करती है उसको रद्द किया जा सकता है? तो हमारा जो अधिकार परीक्षा रिट है इसको रद्द करने के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। दोस्तों हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में यानी कि अगली वीडियो में फिर 25 क्वेश्चंस करूँगे। 400-500 क्वेश्चन जब पॉलिटिक कर लेंगे तो हिस्ट्री के करेंगे, फिर ज्योग्राफी के करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को खूब शेयर करें। जय हिंद।